जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको इतिहास के बारे में बताएंगे। इतिहास कक्षा 6 की एनसीईआरटी अध्याय 2 को शुरू किए हैं। पहला अध्याय हम पढ़ा चुके हैं। अब पहला अध्याय को अच्छे से बताए हैं। ये दूसरा अध्याय आरंभिक मानव की खोज। दूसरा अध्याय में क्या है? चैप्टर आरंभिक मानव की खोज। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, यह हम लोग इसको ऐसे लिख दिए हैं। एक चैप्टर पूरा बना के लिख दिए हैं। इसको एक्सप्लेन करेंगे, हम बताएंगे आपको, क्योंकि एक एक करेंगे लिखने में सही होगा। कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं हमारे पास अभी, तो इसके बारे में बताते हैं आपको। आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे? इस उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व आरंभिक मानव रहा करते थे। यानी 20 लाख वर्ष पूर्व आरंभिक मानव रहा करते थे। यह एक कुशल संग्राहक के रूप में रहते थे। मतलब ये अपने भोजन के लिए फल फूल और पेड़ पौधे शिकार करके यह अपने जीवन को यापन करते थे। मतलब अपना जीविका चलाते थे। वह एक क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जाना है। इनके इस भोजन को इकट्ठा करने की विधि के कारण ही आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। इसको समझ में आ गया? आखेटक खाद्य संग्राहक नाम कैसे पड़ा, मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि यह भोजन इकट्ठा करने की विधि को ही इन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में जाना जाता है। यह 20 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पाए जाते थे। अब ये इनका काम क्या था? जानवरों का शिकार करना, फल फूल, ये आगे बता दिए हैं। जानवरों का शिकार करना, फल फूल, जड़ पौधे और शिकार करना। एक तो यहाँ के जलवायु में अधिक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ अनेक अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते थे। जैसे बहुत प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ भोजन या जल फल फूल ये सब मिल जाती थी। मतलब इसमें इतना आसान भी नहीं होता था, क्योंकि लोगों को यह जानना भी जरूरी होता था कि यहाँ कैसा है पौधा है, कैसा फल है, खाने योग्य है कि नहीं, कितने जहरीले पेड़ पौधे या फल रहते थे, इसमें जानकारी होना चाहिए। एक वैज्ञानिक के रूप में ये रहते थे। मतलब किसी भी चीज़ को सर्च करते थे, खाने योग्य है कि नहीं है, और ये सब रहते थे। जानवरों का शिकार भी करते थे ये। और यह एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाने लगे? एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाने लगे भोजन की तलाश में। अगर कोई भी आरंभिक मानव हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक जगह अगर सीमित कोई भी चीज़ वस्तु है, सीमित चीज़ है, तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वह ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अगली जगह जाना उनको पड़ जाएगा। अब जैसे कोई भी चीज़ हो, गांव में ही है, अगर मान लीजिए अभी तो गांव में मान लीजिए सीमित हो कि 1 साल का भोजन, मतलब गेहूं या गल्ला हो जा रहा है, उसके बाद ये नहीं होगा तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हमको मजबूरन जाना पड़ेगा दूसरी जगह। इसी कारण वह भोजन की तलाश में भी जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। उसके साथ में जानवर को भी दिक्कत होने लगा। वह घास खाने के लिए और पानी, ये सब के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने लगे। उसके साथ साथ मानव भी जाने लगा। तो उस शिकार के चक्कर में जानवरों के पीछे पीछे वो भी जाने लगा। शिकार की मतलब खाएंगे पिएंगे, उसके साथ मतलब रहेंगे और शिकार करेंगे। अब कुछ मौसम के कारण भी हो जाता है। कुछ मौसम के कारण 4 कारण हैं। मौसम कारण मतलब बारिश का मौसम, पानी नहीं है, कोई नदियाँ में पानी रहता है 12 मास, कोई में रहता ही नहीं है, 12 महीना रहता है, कोई में नहीं रहता है, तो वो नदियाँ सूख जाती है। इसके कारण वह जाना पड़ता है। इस कारण से वह अलग अलग वह मछलियों को भी भोजन का स्रोत बना दिया गया था, क्योंकि उस समय मछलियाँ भी मिलने लगी थी। ये सब कहानी कब की है? ये है 12,000 वर्ष पूर्व पहले की बात है, जो क्लाइमेट हमारा चेंजिंग हुआ था, जो जानवरों को अधिक यानी होने लगे थे, क्योंकि वहाँ घास होने लगे, घास वाले
पशु बहुत ज़्यादा होने लगे थे, उसी समय की बात बता रहा है। ये सूखे मौसम में जलवायु के कारण भी जाने लगे, मौसम के कारण जाने लगे, इस जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, भोजन के कारण जाने लगे, एक जगह ख़त्म होने लगा दूसरे जगह जाने लगे। जानवरों के पीछे पीछे वह मनुष्य भी जाने लगे, क्योंकि वह उसके पीछे पीछे जाएगा तो उसको खाने के लिए, शिकार करने के लिए सब कुछ मिलता रहेगा। उसे मौसम के कारण पानी, नदियाँ सूख गई, बारिश नहीं हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, उसका भी कारण है। सूखे मौसम में जल के कारण भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने लगे। ये 4 कारण हो सकते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ हमें कैसे मिल जाती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारियाँ पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो पत्थरों के बने होते हैं, पत्थर लकड़ी के बने होते हैं और हड्डियों के बने होते हैं। पत्थर और लकड़ियों और हड्डियों के बने होते हैं। यह कई प्रकार से, जैसे पत्थर के, जो ये पत्थर है, ये पत्थर के औजारों को तो अवशेष अभी तक सेफ मिला गया है, बचा हुआ है। और ये लकड़ियों के अवशेष भी जल गए थे, हड्डियों के भी अवशेष कुछ कुछ जल के मतलब मिट्टी में मिले हैं। इसके कारण आरंभिक मानव की जानकारी मिलती है, कैसे रहते थे। और इनका हड्डियों और लकड़ियों से अलग अलग प्रकार से पत्थरों के ये अलग अलग प्रकार के चीज़ों को बनाते थे, यंत्र को बनाते थे। जैसे बाण को बनाते थे, बाण में हड्डियों की बनाया जा सकता है, उसकी मुट्ठा को पकड़ने के लिए हड्डियों को बनाया जाता था और लकड़ियों को भी बनाया जाता था। ये आरंभिक मानव ने ये ऐसे इस तरह से अपनी शिकार को करने के सीखा था। अब ये समझ में आ गया आपको। जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे उस उद्योग स्थल को उद्योग स्थल कहते थे। सॉरी, ये समझ में आएगा। जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे वह उद्योग स्थल है। सही है, इतना तो मालूम है। फैक्ट्रियों के पास रहने वाले लोगों को आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था। अब देखो, जहाँ लोग पत्थर के औजार बनाते थे वह उद्योग स्थल कहा जाता था, और फैक्ट्रियों के पास रहने वाले को आवासीय उद्योग स्थल कहते थे। आवासीय उद्योग स्थल मतलब वहाँ रहते भी थे, उद्योग में काम भी करते थे, ये सभी करते थे, उसे आवासीय उद्योग स्थल कहा जाता था। अब इतना समझ में आ गया। ये आ गया पूरा स्थल किसे कहते हैं। अब पूरा स्थल किसे कहते हैं समझ सकते हैं आप। पूरा स्थल देखते हैं, चल नहीं रहे, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं हम। पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल उसे कहते हैं जहां औजार और बर्तनों के अवशेष, इमारत हो गया, और समुद्र तट में कभी कहीं भी अवशेष मिले वह पूरा स्थल हो जाता है। किसी भी चीज़ का अवशेष, जैसे समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर, जमीन पर इमारत हो गई, बर्तन हो गए, हस्तलिखित हो गया, ये सभी पूरा स्थल कहे जा सकते हैं। जैसे हो जाता है पूरा स्थल बर्तन हो गया है, इमारत हो गया, इमारत समुद्र के तट पे भी पाया जाता है। समुद्र के तट पर पाया जाता है, अंदर बाहर, ये सभी पूरा स्थल पाए जाते हैं। ये पुरातात्विदों को जानकारियाँ मिलती है कि पहले हमारे पूर्वजों ने कैसे रहते थे, ये कैसे बना, इसके क्या क्या उसकी संस्कृति थी, कैसे उनका कल्चर था, उनका रहन सहन क्या था, इस सभी के बारे में हमको जानकारियाँ पूरा स्थल से मिल जाती है। इस बर्तन के बारे, इमारत के बारे में, समुद्र तट के बारे में, ये समुद्र तट के किनारे या अंदर बाहर सबको मिली है हमें, ये इमारतें मिले। पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता था? अब ये पॉइंट आ जाता है, पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता था। ये 2 प्रकार का होता था।
पाषाण औजारों का निर्माण दो प्रकार का होता था। एक पत्थर से पत्थर को टकराया जाता था, उसको औजार में यानी कोई भी चीज़ को बनाया जाता, शक्ल दिया जाता था कहा जा सकते हैं। क्योंकि पत्थर से पत्थर, एक बड़ा पत्थर हाथ में लेकर वह हथौड़े के नुमा रहता था, वो बड़ा रहता था। जब तक उसको घात या चोटित किया जाता था, जब तक उसको एक बढ़िया शेप या शक्ल में आ न जाए। अब जैसे मान लीजिए कोई जानवर की खाल या खोदने के लिए जड़ खोदने के लिए बनाया जाता, जब तक उसको छीला साफ किया जाता तो बड़े पत्थर लेकर उसको किया जाता था। वह एक प्रकार का ये हो जाता है, एक ये हो जाता है, पत्थर से पत्थर टकरा कर और लिख देते हैं। पत्थर से पत्थर टकरा कर दूसरा क्या है, दूसरा ये है, दूसरा क्या हो जाता है, पत्थर को दबा कर रखना। वह पत्थर को एक जगह से दबा के रखना होता था, उसको एक शक्ल दिया जाता था। मतलब पत्थर को कोई ऊंची पत्थर से, यानी पत्थर को किसी बड़ी पत्थर की वस्तु से उसको दबाया जाता था, दबा कर रखा जाता, उसको पालिश किया जाता था, उससे बनाया जाता था, उस धारदार हथियार बनाया जाता था, मतलब चोट करने के लिए बनाया जाता था। दो प्रकार के बनाए जाते थे। को कर दबा कर जाता है। एक पत्थर से पत्थर को टकरा कर उसको चोट करके उसको बनाया जाता, उसको शक्ल दिया जाता था। और दूसरा क्या है, पत्थर को एक नोकीलो यानी नोक निकाल कर उसको दबा के सतह पर रखा जाता था, उसको पालिशदार, उसको क्रोट दिया जाता था, क्रोट कह सकते हैं, क्रोट दिया जाता था, उसको चिकना करके उसको पालिशदार बनाया जाता था। वो दो प्रकार के पत्थर से औजार निर्माण किए जाते थे। आग की खोज, अब आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज तो अपनी ज़रूरत के अनुसार कहे, बड़ी बड़ी वो है, हमारे एनसीईआरटी में ही दिया है, जो एनसीईआरटी दिया है उसको बताएंगे, उससे ज़्यादा बताने के मतलब नहीं है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। आग की खोज इसलिए किया जाता था क्योंकि वह जानवरों को पका के खाने के लिए, जानवरों को, बड़े जानवरों को भगाने के लिए, और बड़े जानवरों को भगाने, प्रकाश के लिए, उजाला के लिए किया जाता था। ये तमाम प्रकार के। अब कुरनूल में यह राख के अवशेष मिले हैं, जो कर्नाटक में पड़ता है। कुरनूल में वो राख के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये इसीलिए काम किया जाता था, राख के मतलब ये प्रकाश उजाला के लिए और अपने स्वाद के अनुसार, यानी जानवरों की मांस को भूंज कर खाने के लिए, और प्रकाश के लिए, और जानवरों को भगाने के लिए। 3-4 कारणों से ये किया जाता अपने। यहाँ तक आग से मतलब ठंड से बचने के लिए भी उपयोग किया जाता था। बदलती जलवायु, अब हम इसके बारे में कह सकते हैं, बदलती जलवायु लगभग 12,000 वर्ष पूर्व के जलवायु में परिवर्तन आए। 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में परिवर्तन आए, क्लाइमेट चेंजिंग हुआ। उस समय बहुत से घास और मैदान के क्षेत्रों में बहुत घास उगा, यानी पानी बारिश हर एक चीज़, क्लाइमेट चेंजिंग हुआ, तो यहाँ जानवर होने लगे। मतलब जानवर अधिक प्रजाति को फैलते गए, क्योंकि उसमें जो चारा खाने वाले पशु अधिक लोग हो गए। जैसे बकरी हो गया, भैंस, गाय, ये सब, भैंस तो शायद नहीं दिया है भैंस, गाय हो गया, बकरी हो गया, हिरण हो गया, बारहसिंघा हो गया, ये सभी का प्रजातियाँ ज़्यादा ऊपर आई।
और धीरे धीरे मानव ने इसका शिकार करने लगे और अपने अनुसार उन्हें पाल कर रखने लगे और अपने काम के योग्य बनाने लगे और धीरे धीरे यहाँ कृषि का उत्पन्न हुआ। वहाँ हो सकता है, संभवतः ही कहा जा सकता है, संभवतः ही कि वहाँ पर कृषि का मतलब जौ, गेहूँ, धान को प्राकृतिक रूप से उगे होंगे। वहाँ पर कुछ लोग अपने अनुसार उसको इकट्ठा करके रखे होंगे और धीरे धीरे रख कर आगे के जीवन यापन के लिए वो रखते होंगे। उसी से शुरुआत होती है। ये 12,000 वर्ष पूर्व ये हमें मध्यपाषाण काल कहा जा सकता है। मध्यपाषाण काल उसी से शुरू होता है हमारा। नाम और तिथियाँ। आरंभिक पूरा पाषाण काल 2 शब्दों से बना है। आरंभिक पूरा पाषाण काल 2 शब्दों से बना है। पूरा मतलब प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर होता है। इसका काल लगभग 20 लाख, यही तो हम कह सकते हैं। आरंभिक पूरा पाषाण काल 2 शब्दों से बना है। पूरा यानी प्राचीन, पाषाण मतलब पत्थर होता है। यह 20 लाख वर्ष पूर्व से ये 12,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। यह पूरा पाषाण काल की यह सबसे बड़े पत्थरों का वो रहता था, मतलब बड़े पत्थर से इस्तेमाल किए जाते थे, औजार बनाए जाते थे। वह 99% कहानियाँ पूरा पाषाण काल में मिलती हैं। पूरा पाषाण काल में मिलती है। 99% कहानियाँ पूरा पाषाण काल में मिलती है। यह लगभग 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष तक चली थी। 12,000 से हमें मध्य पाषाण काल चलती है, जो 10,000 वर्ष पूर्व तक चलती है, 10,000 वर्ष पहले तक चलती है। उसके बाद 10,000 से मध्य आधुनिक पाषाण काल चलता है। तो हम आ जाते हैं, ये हो गया। अब ये मध्य पाषाण काल, ये जो बता चुके हैं आपको, ये मध्य पाषाण काल लगभग कितना चली है? 12,000 से 10,000 चली है। 10,000 तक चली है। 12,000 से 10,000 तक यह मध्य पाषाण काल चली है। यह मध्य पाषाण काल के अवशेष जो थे वह माइक्रोलिथ मतलब छोटे छोटे रहने लगे थे, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर डेवलप करता है, विकास करता है, तो पहले बड़ी चीज़ को बनाता है, फिर धीरे धीरे वह छोटी चीज़ में आता है। इसीलिए कह सकते हैं 12,000 साल वर्ष पूर्व मतलब मध्य पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे अवशेष बनाने लगे, औजार को छोटा छोटा बनाने लगे, बढ़िया से ये सब बना ले। शैल चित्रकारी। अब इससे क्या होता है? शैल चित्रकारी हमें कई प्रकार से हर एक जगह मतलब 2-3 जगह पुराने प्राचीन काल में मिलती है हमें शैल चित्रकारी। ये गुफाओं में बनाई जाती थी। गुफाओं में, जैसे भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं में रहती है, मिलती है। वहाँ पे प्राचीन काल में लोग गुफाओं में जानवरों के शिकार के लिए मतलब चित्रित करते थे, शिकार पकड़ते हुए किसी चीज़ को बनाते थे। और ये अजीब किस्म की केमिकल नहीं कह सकते हैं, उसमें पौधे से रंग से बनाया जाता था। ये प्लास का एक पौधा होता है और एक पौधा और होता है, नाम नहीं याद आ रहा है, वो दोनों मिलाकर ये बनाया जाता था। आज भी जिसका तेज मतलब अच्छा अभी भी वैसे दिखता है एकदम। ये आज तक कोई भी वैज्ञानिक नहीं समझ पाए कि इतनी अच्छी कलाकारी प्राचीन काल से बहुत पहले के आज 20 हज़ार लाख साल पहले की ऐसी अब तक पड़ी है।
यह शैल चित्रकारी और यह पड़ती है दक्षिण यूपी के क्षेत्र में, दक्षिण यूपी के क्षेत्र में भी मिलती है यह शैल चित्रकारी, ये शैल चित्रकारी मिलती है। ये भारत में शुतुरमुर्ग का प्रमाण कहाँ मिला है? शुतुरमुर्ग का प्रमाण हमें मध्यपाषाण काल में, यह शुतुरमुर्ग का यह शायद मध्यपाषाण काल ही है। तो यह महाराष्ट्र के पटने से मिलती है, पटने से मिलते हैं। वहाँ एक शुतुरमुर्ग के अंडे पे छिलके पर वह चित्रित किया हुआ मिला हुआ है शुतुरमुर्ग के, महाराष्ट्र के पटने से। पटने से मिला है, महाराष्ट्र के पटने से मिला हुआ है। जो चित्रित है वो चित्र बनाया हुआ है हुसंगी कर्नाटक, हुसंगी कर्नाटक से पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं, जो अलग अलग तरीके से मिले हैं पुरापाषाण काल के हुसंगी से। जैसे पुरापाषाण काल के बड़े बड़े औजार मिले हैं, ये पूरा हुसंगी कर्नाटक में पड़ता है। ये पुरापाषाण काल के औजार मिले हैं और ये मतलब एक वैज्ञानिक के रूप में वैज्ञानिक इसे बहुत उम्दा किस्म के औजारों को या पुरातात्विक विभाग को मानते हैं, पुरातत्व को मानते हैं। फारस की गुफाएं पुरास्थल, भारत की यानी फारस की गुफाएं पुरास्थल है यह 4 छात्र ने ढूंढा था इसको, ये दिया है एनसीईआरटी में लास्ट में। 4 छात्र ने इसे ढूंढा था लगभग 100 साल पहले। ये एक प्रकार के चित्रकारी को ढूंढे थे, लगभग 100 साल पहले ढूंढे थे। और यह 100 साल पहले ढूंढे समय 20,000 साल पहले की, 20,000 साल पहले की चित्रकारी लोग ढूंढे थे वहाँ। और फ्रांस की गुफा का मतलब फ्रांस के 4 छात्र ने लगभग 100 साल पहले 20,000 साल पहले की चित्रकारी को ढूंढा था। लौह अयस्क व चारकोल खनिज से चित्रकारी को बनाया गया था। लौह अयस्क व चारकोल की चित्रकारी से बनाया गया था। यह इसको बहुत अच्छे किस्म को माना जा सकता है क्योंकि वह 100 साल पहले 20,000 वर्ष पहले के लौह और चारकोल से बनाया गया था, लौह एवं चारकोल से बनाया गया था। जय हिंद।